हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल किक एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर 4 गणित शिक्षण यानी मैथ्स में दूसरी क्लास लेने वाली हूँ। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको सिलेबस के बारे में, मैथ्स के जो सिलेबस था उसके बारे में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। और आज मैं आप लोगों को क्लास सेकेंड में मैं चैप्टर फर्स्ट 3 अंकों की संख्याओं का लासा व मासा, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि के द्वारा समझाने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको मैथ्स में बैक लगने का बिल्कुल भी डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट को आपको क्लियर कराऊंगी और मैं बेसिक से पढ़ाऊंगी, यानी जीरो लेवल से पढ़ाऊंगी। अगर आपको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती है तो भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आप मैथ्स में आप 25 में 25 नंबर ज़रूर लाएंगे। अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए, यानी आप वीडियो को बिल्कुल भी रोकिएगा मत, बीच में बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तभी चीज़ों को समझ में आएगा, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट को समझाते चलूँगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट को। तो देखिए, ये आपका जो आपकी जो इकाई फर्स्ट है, इसमें आपका क्या है, 3 अंकों की संख्याओं का लासा व मासा, अभाज्य गुणनखंड विधि एवं भाग विधि के द्वारा समझाना है। तो इस टॉपिक को शुरू करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें ये जान लेते हैं, अभी मैंने आपसे क्या कहा कि 3 अंकों की संख्याओं का लासा व मासा। लासा का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। क्या होता है? लासा का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, और मासा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। मासा का मतलब क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो लासा का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक और मासा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले हम इसमें ये जान लेते हैं। देखिए, एक एक पॉइंट मैं लेकर आई हूँ, बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करिएगा, बाद में मत बोलिएगा कि मुझे समझ में नहीं आया। अगर आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे तो आपको एक एक पॉइंट मैं समझाऊंगी। वीडियो थोड़ी लेंथी भी हो सकती है, क्योंकि हर एक पॉइंट समझाती चलूँगी तो थोड़ा लेंथी भी हो सकती है। तो चलिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। तो हमने क्या कहा कि लघुत्तम क्या होता है? लासा का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक और मासा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। तो जो हमारा लघुत्तम समापवर्तक, अब हम जान लेते हैं कि ये सबसे पहले जानते हैं कि समापवर्तक क्या होता है। ठीक है भाई, लघुत्तम समापवर्तक आपने देख लिया, महत्तम समाप। अब सबसे पहला पॉइंट है कि समापवर्तक क्या होता है। देखिए, एक एक पॉइंट को उठाकर मैं लेकर आई हूँ, तो इसको पहले जान लेते हैं कि समापवर्तक भाई होता क्या है। तो समापवर्तक क्या होता है? समापवर्तक को हम अपवर्तक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तक भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अपवर्तक किसे कहते हैं या समापवर्तक किसे कहते हैं, तो एक ही चीज़ है दोनों। ठीक है, तो अपवर्तक या समापवर्तक किसे कहते हैं? तो समापवर्तक क्या होता है? कोई भी संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है। ठीक है, जैसे कोई भी एक संख्या है, मान लो आपकी 2 संख्या है। ठीक है, ये जिस जिस संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है या विभक्त हो जाती है या कट जाती है, इसे ही हम, या वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं, या इस संख्या को हम अपवर्तक कहते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे कि 2 है आपका, जैसे ये एग्जाम्पल भी मैं लेकर आई हूँ। जैसे कि आपकी 2 संख्या है। ठीक है, 2 संख्या क्या है? ये किन किन संख्याओं से विभक्त हो जाएगी, या किन किन संख्याओं से कट जाएगी, या किन किन संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। तो ये जो आपकी 2 संख्या है, ये 1 से भी कट जाएगी। 1 दूना 2 होता है और 2 एकम 2 होता है। यानी आपकी जो 2 संख्या है, ये किसका अपवर्तक है? 1 और 2 का अपवर्तक है। ठीक है, यानी ये 1 से भी कट जाएगी और 2 से भी। 1 दूना 2 होता है, 2 एकम 2 होता है। ठीक है, अब ये 3 से तो कटेगी नहीं भाई, 3 एकम 2 तो होता नहीं है। ठीक है, तो ये केवल 2 संख्याओं से कटेगी, 1 से और 2 से। क्योंकि आपको पता है कि एक जो होती है, एक संख्या जो होती है वो अभाज्य संख्या होती है, वो हर किसी से भी कट जाती है। ठीक है, अब 8वां, अब जैसे इसमें दिया है कि 8 संख्या है, 8 संख्या किन किन संख्याओं से कट जाएगी? तो 8 संख्या ये आपकी 1 से भी कट जाएगी, 1 अठे 8, 2 से भी कट जाएगी, 2 चक्कू 8, 4 से भी कट जाएगी, 4 दूनी 8, 8 से तो कट ही जाएगी, 8 एकम 8। ठीक है, तो जो संख्याएं जिन जिन संख्याओं से पूरी तरीके से विभक्त हो जाती है, विभाजित हो जाती है या फिर कट जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? अपवर्तक या समापवर्तक कहते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि अपवर्तक या समापवर्तक क्या होता है। तो आई होप आप लोग, अगर पेपर में इसकी परिभाषा पूछ ली जाएगी तो आप आराम से कर सकते हैं। तीसरी संख्या आपकी है 15। ठीक है, तीसरी संख्या क्या है? 15। तो 15 किन किन संख्याओं से विभक्त हो जाएगी?
एक से भी एक 15 हो जाएगा, 3 पचे 15, 5 तियाँ 15 और 15 एकम 15, यानी ये जो 15 संख्या है वो 1, 3, 5 और 15 से कट जाएगी। क्या 4 से कटेगी? नहीं, 4 तियाँ 12 होता है और 4 चक्कू 16 होता है, क्योंकि 4 के पहाड़े में आपके 15 नहीं आता है। फिर क्या है, आपके 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता है, 7 के पहाड़े में 15 नहीं आता है, 8 के पहाड़े में 15 नहीं आता है, 9 के पहाड़े में 15 नहीं आता है, 10 के पहाड़े में 15 नहीं आता है, 11 के पहाड़े में 15 नहीं आता है, 12 के पहाड़े में 15 नहीं आता है, 13 के पहाड़े में 15 नहीं आता है, 14 के पहाड़े में 15 नहीं आता है, किस में आता है? 15 के पहाड़े में। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि जो संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी तरीके से विभक्त, विभाजित या कट जाती है उसे हम क्या कहते हैं, या डिवाइड हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? अपवर्तक या समापवर्तक कहते हैं। समझ में आ गया कि अपवर्तक या समापवर्तक क्या होता है। आगे पढ़ते हैं, समापवर्त या अपवर्त या गुणज किसे कहते हैं। देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक होता है समापवर्तक, जैसे लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ठीक है, या अपवर्तक। यहाँ पे कहा है समापवर्त्य, ठीक है, समापवर्त, अपवर्त। तो समापवर्तक का मतलब होता है कि विभाजित हो जाना, और समापवर्त का मतलब होता है गुणज, यानी कि मल्टीपल। ठीक है, किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं यानी 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं उन सभी संख्याओं से गुणा करने पर उस संख्या के विभिन्न गुणज अथवा अपवर्त अथवा समापवर्त प्राप्त होते हैं। यानी कि इसमें ये कहा गया है, जैसे 2 के गुणज, अथवा अगर आपसे कहे कि 2 के गुणज अथवा अपवर्त बताइए, तो गुणज का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, मल्टीपल 2 का, यानी इसमें 2 का पहाड़ा पूछ रहा है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ती 14, 2 अठी 16, 2 नौ 18, 2 दहम 20। ठीक है, ये कह रहा है। अगर आपसे कहता है 3 का गुणज बताइए तो 3 का पहाड़ा लिखेंगे, 5 का गुणज बताइए तो आप 5 का पहाड़ा लिखेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 चक्कू 20, 5 25, 5 चक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नवा 45, 5 दहम 50। ठीक है, इस तरीके से। यानी कि अब आपको कंपेयर भी इसका समझ में आ गया होगा कि अगर समापवर्तक या अपवर्तक कहता है तो यानी उस संख्या को, किसी भी संख्या को, जो भी संख्या होती है उनको जिन जिन संख्याओं से विभाजित किया जाता है, यानी डिवाइड किया जाता है, या विभक्त किया जाता है, या काटा जाता है, उन्हें हम समापवर्तक कहते हैं। समापवर्त का मतलब होता है मल्टीपल करना, यानी किसी भी संख्या का गुणा कर देना। ठीक है, क्या होता है, उसका पहाड़ा समझ लीजिए। ठीक है, मल्टीपल। समापवर्तक या अपवर्तक, ठीक है, यानी किसी भी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं का क्या करना, प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करने पर, यानी किसी भी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करने पर, यानी 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं से के साथ गुणा करने पर जो भी हमें संख्या प्राप्त होती है वही हमारी गुणज या अपवर्त या समापवर्त कहलाती है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि इन पर किस तरीके से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो संख्या 4 के सभी अपवर्त लिखिए जो 35 से कम हों। अगर आपसे पूछे कि संख्या 4 के सभी अपवर्त, अब यहाँ पे अपवर्त पूछा है। अपवर्त का मतलब मैंने क्या बताया, मल्टीपल यानी कि गुणज। ठीक है, मैंने क्या बताया, मल्टीपल यानी कि गुणज। ठीक है, यानी कि गुणज, यानी किसी भी प्राकृतिक संख्या से गुणा करना होता है उस संख्या को। तो 4 का हम किसी भी प्राकृतिक संख्या से गुणा करेंगे, यानी 4 एकम 4। ठीक है, एक सेकेंड, जैसे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28 और 4 अट्ठी 32। लेकिन यहाँ पे कहा है अब 4 नवा 36 हो जाएगा। ठीक है, 4 को 9 से गुणा करेंगे क्या होगा, 36। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है कि संख्या 4 के सभी अपवर्त लिखिए जो 35 से कम है। तो 35 से कम हमारा क्या आया, 4 को 8 से गुणा करेंगे, 4 अठे 32, यानी ये 35 से कम है। ठीक है, अगर हम 4 को 9 से गुणा करेंगे, 4 नवैया 36 हो जाएगा, यानी 35 से एक ज़्यादा हो गया। तो 35 से कम क्या है, 32। ठीक है, 35 से कम क्या है, 32 है। तो ये हमारा हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा, 4 के अपवर्त जो 35 से कम है। हम क्या लिखेंगे, 4 का गुणा इतनी बार करेंगे कि वो 35 से कम ही आए। ठीक है,
तो कितनी बार किया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छः 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32। अब 4 9 36 करते हैं तो 35 से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो गया, समझ में आया आपको। अब अगला पॉइंट है हमारा 96 किन किन संख्याओं का अपवर्त है, यानी किन किन संख्याओं का 96 अपवर्त है, इसके बारे में हमें बताना है। तो 96 जो है तो ये 2 का भी अपवर्त है, क्योंकि भाई 96 को हम 2 से काटेंगे क्या होगा, 2 चक्कू 8 हो गया, ठीक है, एक बच्चा। अब ये 6 यहाँ पर उतार लिया और 2 अठी 16, ठीक है, यानी 48 दूना क्या होता है 96। 3 का भी अपवर्त है, क्योंकि 3 से भी कट जाएगा 96, 3 से भी कट जाता है, कैसे, 3 तिया 9, ठीक है, बचा क्या 6, 3 दूनी 6, यानी कि 3 का भी अपवर्त है। 4 का भी अपवर्त है, 4 एकम 4 और 4 चक्कू 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16, 28 चक्कू 96, ठीक है। अब 6 का भी अपवर्त है, 6 एकम 6, 6 3 9 होता है, 6 6 36, ठीक है, यानी कि 16, 16 छंग 96। 8 का भी अपवर्त है, 12 का भी अपवर्त है और 16 का भी अपवर्त है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 36 के अपवर्तक ज्ञात कीजिए। आप देख लीजिए यहाँ पे कहा है कि अपवर्तक, यानी कि अपवर्तक और समापवर्तक पूछा, यानी कि 36 किन किन संख्याओं से विभक्त तो हो जाएगा, ये सवाल पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है, 36 किन किन संख्याओं से विभक्त हो जाएगा, या विभाजित हो जाएगा, या फिर डिवाइड हो जाएगा, या फिर कट जाएगा। तो 36 हमारा 1 से भी 36 एकम 36 होता है, ठीक है, 1 से 1 36 हो गया। 2 से भी कट जाएगा, कैसे, 36 को 2 से काटिए, कैसे कटेगा, 2 एकम 2, 6 बचा, ठीक है, 2 अठी 16, ठीक है, 2 एकम 2 बचा, 3 में से 2 गया, 1 बचा, फिर ये 6 उतार लिए, क्या हो गया 2 अठी 16, यानी 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी हमारा 36 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 से भी कट जाएगा, 6 छाक 36 होता है, 9 से भी कट जाएगा, 9 चौक 36, 12 से भी कट जाएगा, 12 तियाँ 36, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं, अब हमने देखिए समापवर्तक या समापवर्त के बारे में पढ़ लिया कि समापवर्तक या अपवर्तक क्या होता है और समापवर्त या अपवर्त किसे कहते हैं। तो अगर आपसे इस टाइप के अगर इससे कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो भी आप कर लेंगे। ज़्यादातर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं वो उस पर ये प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर आपके शॉर्ट में पूछे जाएंगे, लॉन्ग में नहीं पूछे जाते। लॉन्ग में आपके सवाल पूछे जाते हैं, यानी कि आपके बड़े बड़े सवाल तो ये भी हुआ, लेकिन एक होता है बड़े बड़े सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। लॉन्ग में आपके ये छोटे छोटे नहीं पूछे जाते हैं, या तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे, या फिर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसे कहते हैं, या फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाएंगे जो 1 नंबर का आता है, ठीक है। अब जो हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, अब हम उन पर फोकस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, लघुत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं। समापवर्तक क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि जो संख्या जिस संख्या से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है वो उस संख्या का समापवर्तक कहलाता है। तो हमने समापवर्तक के बारे में पढ़ लिया। अब लघुत्तम समापवर्तक होता क्या है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं LCM, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या कहते हैं, समापवर्तक का मतलब क्या होता है, मल्टीपल होता है, ठीक है। तो क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो लघुत्तम समापवर्तक की परिभाषा देख लेते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक होता क्या है। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, यानी जिसको हम लीस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। क्या कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। कभी कभी आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20, 25, 30 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, या फिर 14, 28, 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अगर आपसे इस तरीके के प्रश्न पूछता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप बिल्कुल समझ जाइएगा कि ये हमसे क्या पूछ रहा है, लघुत्तम समापवर्तक पूछ रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 20, 30, 25 में भाग देने पर क्रमशः
भाग देने पर वह पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अगर आपसे कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तुरंत आप समझ जाइएगा ये लघुत्तम समापवर्तक हमसे पूछ रहा है। अगर आपसे कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो तुरंत समझ जाइएगा कि ये हमसे महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है। ठीक है, और क्वेश्चंस आपके इसी तरीके से बनते हैं। आपके क्वेश्चंस इजी होते हैं, अगर आप समझ जाते हैं तो वो इजी होते हैं। और अगर यही आपसे पूछ लिया वह छोटी से छोटी संख्या, भाई आपसे लघुत्तम समापवर्तक एक देकर पॉइंट आपका, जैसे कि आपको कोई भी संख्या देकर नहीं पूछेगा, वो इस तरीके से पूछेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए या वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, इस तरीके से पूछेगा। और इसमें कई तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछता है। तो बिल्कुल भी टेंशन न लीजिए, सब लेकर आई हूँ मैं, अभी आगे आपको बताऊँगी। तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, जिसे एलसीएम कहते हैं, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या हम इसे लीस्ट कॉमन फैक्टर्स भी कहते हैं। तो दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है, या पूरी तरीके से विभक्त हो जाती है, या पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये पूरी तरीके से कट जाती है। तो समझ में आ गया आपको। अगला है महत्तम समापवर्तक, जिसे हम एचसीएफ बोलते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। 2 अंकों का महत्तम समापवर्तक क्या होता है, 2 अंकों का महत्तम समापवर्तक वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दो संख्याएं विभाजित हो जाएं, उसे उस संख्याओं को महत्तम समापवर्तक कहते हैं। यानी कि 2 अंकों का जो महत्तम समापवर्तक होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसमें दोनों संख्याएं पूरी तरीके से विभाजित हो जाएं, उसे उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है कि जो हमारा लघुत्तम समापवर्तक है, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है, ये किसी भी संख्या में लासा ज्ञात करने की इसकी जो 2 विधियां होती हैं, चाहे लघुत्तम समापवर्तक हो और चाहे महत्तम समापवर्तक हो, दोनों में क्या होता है, किसी भी संख्या को ज्ञात करने की 2 विधियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक विधि आपकी होती है अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरी विधि आपकी होती है भाग विधि। ठीक है, 2 विधियां होती हैं। कौन कौन सी होती है? चाहे वो लासा हो चाहे वो मासा हो, दोनों में किसी भी संख्या को ज्ञात करने की 2 विधियां होती हैं। एक अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम किसी भी संख्या को ज्ञात करते हैं, और एक भाग विधि के द्वारा। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसमें प्रश्न पहला है आपका। अब हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो आपने पढ़ लिया कि समापवर्तक क्या होता है या अपवर्तक क्या होता है, फिर आपने पढ़ा कि समापवर्त या अपवर्त क्या होते हैं, फिर उससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आते हैं, या फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं, 1 नंबर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, उनमें जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं या बनेंगे, उससे रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए। फिर मैंने आपको बताया कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है और महत्तम समापवर्तक क्या होता है, और इनकी कौन कौन सी विधियां हैं जिनसे हम संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इनके न्यूमेरिकल्स लगाने वाले हैं, यानी अब हम इनके सवाल लगाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। लासा ज्ञात कीजिए, यहाँ पर कहा है कि लासा ज्ञात कीजिए। इसमें कोई विधि नहीं बताई गई कि किस विधि से ज्ञात कीजिए। अगर इस तरीके से आता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहला प्रश्न है आपका 24, 36 और 40 का लासा ज्ञात कीजिए। तो कैसे आप निकालेंगे? तो मैं दोनों विधियां आपको बताऊंगी, आप किसी भी एक विधि से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर पूछा नहीं है कि इस लघुत्तम समापवर्तक को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालिए या भाग विधि द्वारा निकालिए, लेकिन फिर भी मैं आपको दोनों विधियों के द्वारा बताऊंगी। जो आपको वहाँ पर समझ में आए आप उस विधि के द्वारा निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा लघुत्तम समापवर्तक निकालना सिखाऊंगी। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लघुत्तम समापवर्तक को कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। तो क्या कहा गया, 24, 36 और 40 का। तो सबसे पहले आपको आना चाहिए कि हम 24 का कैसे हम इसका गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले आपको गुणनखंड आना चाहिए, और गुणनखंड आपको आता होगा क्योंकि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है गुणनखंड करना। ठीक है, तो आप कैसे निकालते हैं गुणनखंड, देखिए क्या करते हैं, 2 1 कम 2। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो छोटी से छोटी संख्या लेते हैं। सबसे पहले हम 2 से शुरू करते हैं। अगर आपकी संख्या, कोई भी संख्या अगर आपसे 2 से विभाजित नहीं हो रही तो हम 3 से करेंगे, अगर 3 से नहीं हो रही तो 4 से करेंगे, लेकिन हम छोटी से छोटी संख्या को शुरू करते हैं। ठीक है, किसी भी लासा को निकालने से पहले हम किसी भी छोटी से छोटी संख्या को शुरू करते हैं।
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम 24 का लासा निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने से हम सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या करेंगे, तो 24 2 से कट जाएगा, तो हम 2 से करते हैं। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। अब क्या 12 2 से कटेगा, कट जाएगा, तो 2 छंग 12। क्या 6 2 से कटेगा, कट जाएगा, 2 तियाँ 6। क्या 3 2 से कटेगा, नहीं, क्योंकि 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है, तो क्या हो जाएगा, 3 को हम 3 से ही काटेंगे, 3 एक कम 3। तो हमारा क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 आ गया, यानी 2 दूनी 4। ऐसे भी आप देख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिक 24। ठीक है, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 को अब देखिए 2 आपका कितनी बार आया है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम घात में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे, देखिए 2 कितनी बार आया है, 1 2 3, 3 बार आया है, तो हम इसे 2 की घात 3 लिख सकते हैं। 3 एक ही बार आया है, इसलिए हम इसको 3 की घात 1 लिखे हैं। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला है 36। अब हम 36 का निकालते हैं, तो 36 का कैसे निकालेंगे हम, 36 को किस तरीके से विभाजित करेंगे, तो हम इस तरीके से विभाजित करेंगे। तो क्या 36 2 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 2 एक कम 2, 1 बचा, 2 अठी 16। क्या 18 2 से कटेगा, बिल्कुल, 2 नवा 18। क्या 9 2 से कटेगा, नहीं, 9 3 से कटेगा, 3 तियाँ 9। क्या 3 2 से कटेगा, नहीं, 3 से कटेगा, 3 एक कम 3। तो हमारा क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो हम क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 है, यानी 2 2 बार आया है, तो हम इसको लिखेंगे 2 की घात 2। ठीक है, गुणे 3, 2 3 भी हमारा 2 बार आया है, तो 3 की घात 2 लिखेंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है, समझ में आ गया। इसी तरीके से हम 40 का निकालेंगे, तो 40 भी हमारा इसी तरीके से हम निकालेंगे। देखिए एक एक पॉइंट समझा रहे हैं, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा वीडियो को, वरना समझ में नहीं आएगा। तो क्या 40 2 से विभाजित हो जाएगा, बिल्कुल, 2 दूनी 4। ठीक है, और 0, फिर 2 20 कट जाएगा 2 से, बिल्कुल, 2 दहम 20। फिर क्या 10 2 से कटेगा, बिल्कुल, 2 पंचे 10 होता है। क्या 2 से 5 कटेगा, नहीं, तो हम 5 लगाएंगे, 5 एक कम 5। तो क्या आया हमारा, कितनी बार 2 आया है, 1 2 3, 3 बार 2 आया है, तो 2 की घात 3 लिख देंगे। 5 कितनी बार आया है, 1 बार, तो 5 की घात 1 लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने उतार लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें देखिए क्या करेंगे, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है उसको हम उतार लेंगे। तो यहाँ पर 2 की घात 3 जो है वो सबसे बड़ी घात है, जिसकी घात सबसे बड़ी होगी उस संख्या को हम इसमें उतारते हैं। तो 2 की घात 3 सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, और 3 की घात 2 ये सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, और क्या है आपकी, 5 तो आपका एक ही है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो हमारा लघुत्तम समापवर्तक होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सभी संख्याओं को उतारते हैं और जो संख्या सबसे बड़ी होती है उसको उतारते हैं। ठीक है, तो 2 की घात 3 इसमें सबसे बड़ी है। ठीक है, तो 2 की घात 3 जिसकी घात सबसे बड़ी होती है उसको उतारते हैं और सारी संख्याओं को उतारते हैं। 3 की घात सबसे बड़ी किसमें है, 3 की घात 2 सबसे बड़ी, 5 एक ही बार आया है, तो 5 को उतार लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हम उतार लेते हैं, 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात 1। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 की घात 3 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 की घात 2 यानी 3 गुणे 3, और 5 की घात 1 है यानी 5। अब इसको हम गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिक 24, 24 तियाँ क्या होता है, 24 तियाँ 3 चक्कू 12 और 3 दूनी 6 7 72, 72 पंचे 360। ठीक है, ये आपका उत्तर आ गया। समझ में आया, 72 पंचे क्या होगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 36 हो गया, तो 72 पंचे 360। तो ये आपका उत्तर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लघुत्तम समापवर्तों को हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे करते हैं। अब अगला पॉइंट है 72, 108 और 48। ये दूसरा क्वेश्चन है, क्या है, 72, 108 और 48। अब इसमें हम लघुत्तम समापवर्तक अब हम भाग विधि के द्वारा निकालेंगे। तो भाग विधि के द्वारा हम लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, तो ये जो आपका 72, 108 और 48 जो है, इसको हम क्या करते हैं, इसको एक साथ लिखकर हम इसका लासा निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो 2 से पहले सबसे छोटी से छोटी संख्या लेते हैं, आपको पता है, तो 2 से हम करेंगे, तो 2 तियाँ 6, 2 छंग 12। ठीक है, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8।
यहाँ पर निकाल कर बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, 2 से करेंगे तो 2 कट जाएगा 72 में, तो क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड, तो 2 तियाँ 6 हो गया और 1 बचा, 2 छंग 12। फिर क्या है, 2 पंचे 10 हो गया, 2 चक्कू 8। ये 48 भी 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8। अब कट करना तो आपको आता ही होगा भाई, इतना तो आता ही होगा। फिर हम 2 से कट करेंगे, सबसे छोटी संख्या लेंगे क्योंकि 2 से अभी ये विभाजित हो सकता है। तो 2 एक कम 2, 1 बचा, 2 अठी 16। फिर क्या है, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ती 14। ठीक है, फिर क्या हुआ, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 नवा 18, 27 नहीं कट सकता। जो संख्या नहीं कटती है उसको हम पूरी की पूरी नीचे उतार लेते हैं। ठीक है, 27 आपका नहीं कट होगा, इसको हम पूरी पूरी उतार लेंगे। फिर 2 छंग 12, अभी भी 2 से कटेगा क्योंकि 6 है, 6 2 से कट जाता है। तो 9 2 से नहीं कटेगा, 9 को पूरा उतार लेंगे। 27 नहीं कटेगा, इसको पूरा उतार लेंगे। और 2 तियाँ 6। अब क्या है, 3 9 से कट जाएगा। अब छोटी से छोटी संख्या लेना है ना, तो 3 तियाँ 9, 3 नवा 27, 3 एकम 3। अब ये 3 से फिर कटेगा, अभी यहाँ पर आ नहीं पा रहा है तो हम इसको इसमें ही समझा देंगे। ठीक है, तो क्या है, जैसे अब ये आपका क्या बचा था, 3 बचा, 9 बचा और 1। अभी भी ये 3 से कट जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 तियाँ 9 और 1। फिर क्या है, 3 एकम 3, 3 एकम 3 एकम। तो ये एक ही में लिखना है, स्पेस वहाँ पर नहीं बचा था इसलिए मैंने यहाँ पर समझाया, लेकिन करना आपको इसी तरीके से जैसे ये मैंने पूरा आपको बताया है। ठीक है, इस तरीके से पूरा करना है जैसे मैंने आपको बताया है। मैंने आपको निकालना समझाया किस तरीके से निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम लासा बराबर लिखेंगे। ये सारी संख्याएँ उतार लेंगे जो भी आपकी आई हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये सभी लिख लेंगे जैसे यहाँ पर लिखा है। ठीक है, लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 16 तियाँ क्या होता है, 16 तियाँ 48। ठीक है, 16 तियाँ 48। फिर हमने क्या किया, इन 3 तियाँ 9 कर लिया, तो 48 गुणे 9 कितना हो गया, 432। ये आपका हो गया उत्तर, कितना हो गया, 432। तो समझ में आ गया कि कैसे लगाते हैं, भाग विधि के द्वारा और अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं, मासा किस तरीके से ज्ञात करते हैं, मासा को कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो मासा को यहाँ पर जो हमने विधि लगाई है मासा को, वो भाग विधि के द्वारा बताया है। किस विधि के द्वारा बताया है, भाग विधि के द्वारा बताया है। तो चलिए देखते हैं भाग विधि के द्वारा हम मासा को कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम भाग विधि के द्वारा क्या करें, भाग की तरीके से करेंगे, लेकिन भाग एक हम अलग तरीके से करते हैं और इसमें अलग तरीके से किया जाता है। कैसे, देखिए हमने क्या किया,